हेलो दोस्तों, वैदिक गुरु चैनल पर आपका स्वागत है। सीटेट दिसंबर 2023 के लिए जो श्रृंखला चल रही है प्रश्नोत्तर की, उसमें आज हम हिंदी शिक्षण का प्रैक्टिस नंबर 2 देखेंगे। ठीक है, ये क्या है? प्रैक्टिस नंबर 2, जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के क्वेश्चंस इंक्लूड हैं। ठीक है, तो आज जो यहाँ पर क्वेश्चंस लिए गए हैं वो 3-4 टॉपिक से इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, अलग अलग टॉपिक से थोड़े थोड़े क्वेश्चंस ले लिए गए हैं। तो हम यहाँ पर कुल 30 क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। और हाँ, जिसने वैदिक गुरु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा। और टेलीग्राम हमारा चैनल है वैदिक गुरु के नाम से, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ भी आपको अपडेट्स मिलती रहती हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। बच्चों में सृजनात्मक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि। देखिए इसमें सर्वश्रेष्ठ विधियां तो बहुत सारी दी हुई हैं, लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ है इसमें वो लिखना है। तो सृजनात्मकता होती क्या है, यहाँ पे पूछा क्या है? सृजनात्मक अभिव्यक्ति के विकास के बारे में पूछा है, कैसे होता है। तो देखिए सृजनात्मकता में वो होता है जब बालक अपनी किसी भी चीज़ों को जब बालक किसी चीज़ को अभिव्यक्त करता है तो उसमें मौलिकता होती है, लचीलापन होता है। ठीक है, वो होती है सृजनात्मकता। इसमें क्या होता है? बच्चा अपने विचारों का उत्पादन स्वयं करता है। और विचार कैसे होते हैं? नए होते हैं। ठीक है, वो खुद से पहलू पर, मतलब जो भी उसके पास चीज़ है, जो भी जिसके बारे में भी वो लिखना चाहता है, कहना चाहता है, बोलना चाहता है, वो क्या करेगा? खुद से वो उस विचार को अपने माइंड में डेवलप करेगा, फिर वो सामने अभिव्यक्त करेगा किसी के भी सामने। तो इसमें क्या होता है? बच्चे के विचार जो होते हैं उसमें वो खुद की चीज़ों को रखता है, कहीं से पढ़ी हुई या फिर छपी छपाई बातों को नहीं बोलता है, वो उसकी स्वयं की अभिव्यक्ति होती है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है पढ़ी गई कहानी को संक्षेप में लिखना। उसने पढ़ी पढ़ाई बात, मतलब पढ़ी हुई बात थी, उसने इसको संक्षेप में लिख दिया। तो ये सबसे आगे भी देख लेते हैं पहले ऑप्शन। सेकंड नंबर देखेंगे, भूकंप आने पर जो तबाही हुई है उसके बारे में अपने अनुभव को लिखना। देखिए उसने उस तबाही को देखा है, मतलब उसको अनुभव किया है और वो उसको अभिव्यक्त कर रहा है। तो इसमें अभिव्यक्ति के विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि क्या हो जाएगी? सेकंड नंबर, क्योंकि वो उसने क्या किया? अनुभव किया, उस चीज़ को रियलाइज़ किया। रियलाइज़ करने के बाद वो अपने अनुभव को एक तरह से वो अभिव्यक्त कर रहा है, लिख रहा है। ठीक है, तो ये आपका सर्वश्रेष्ठ विधि हो जाएगी। 2 दिन के अवकाश के लिए पत्र लिखवाना या फिर निबंध लिखवाना मेरे आदर्श विद्यालय पर, ये सब नहीं होगा। इसमें जो सर्वश्रेष्ठ पूछा है ना, सर्वश्रेष्ठ विधि, तो ये हो जाएगा सेकंड नंबर, राइट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, कहानियाँ बच्चों के भाषा विकास में किस प्रकार सहायक हैं? कहानियाँ जो होती हैं वो कैसे भाषा विकास करेंगी? तो ये बच्चों की कल्पना शक्ति, सृजनात्मकता और चिंतन को बढ़ावा देती हैं। ये भाषिक नियम को सिखाती हैं, नियम ही सिखाती हैं। बच्चों के खाली समय का सदुपयोग करने में मदद करती हैं। ये पाठ्य पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो ये जो कहानियाँ हैं, कहानी क्या करती है? हमने कहानी को सुना। ठीक है, एक क्लास थी, कक्षा थी, बच्चों को कहानी सुनाई गई। बच्चों को कहानियाँ सुनाई गई। अब बच्चा जब उसको स्टार्ट किया जाता है तब उसके मन में और भी ज़्यादा उसको सुनने की इच्छा होती है, तीव्र इच्छा होती है, उसको कल्पना शक्ति होती है। अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है? अगर उसको आप आधी दूरी छोड़ दो, फिर बच्चा जो है उसी के बारे में वो सोचता रहेगा, सोचता रहेगा उस कहानी में कैसा था। जैसे कि आपकी अब कोई इंटरेस्टिंग चीज़ है, ठीक है,
सपोज इस कहानी को छोड़ दीजिए, कोई इंटरेस्टिंग ऐसी चीज़ है जिसमें आपको बहुत रुचि है, तो उसके बारे में जब तक पूरी जानकारी आपको नहीं मिल जाती है तब तक आपको लगता है कि कहीं से हमें वो जानकारी पूरी मिल जाए। मतलब आपके मन में उत्सुकता बढ़ी रहती है उस चीज़ को जानने के लिए। वैसे ही छोटा बच्चा जो होता है उसके साथ भी ऐसा ही होता है कि कहानी बच्चों को भाषा विकास में किस प्रकार सहायक करती है। ये बच्चों की कल्पना शक्ति, ठीक है, सृजनात्मकता और चिंतन को बढ़ाती है। चिंतनशील बनता है बच्चा कहानी को सुनकर, ठीक है, क्योंकि वो कल्पना करता रहता है, आगे क्या होगा आगे क्या होगा, उसी के बारे में सोचता रहता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये भाषिक नियम को नहीं सिखाती है, ये बच्चे के खाली समय का सदुपयोग करने की मदद नहीं, पाठ्य पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं है। सारी चीज़ें महत्वपूर्ण होती है पाठ्य पुस्तक में, ऐसा नहीं है कि कहानी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कविता है वो भी इम्पोर्टेंट होती है, कोई गद्यांश वद्यांश है वो भी इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें नहीं, फर्स्ट नंबर राइट हो जाएगा। इसके बाद देखिए भाषा जानने का अर्थ उसका व्याकरण जानना है। भाषा क्या है? भाषा जानने का अर्थ उसका व्याकरण जानना है, या फिर सीखने सिखाने में पाठ्य पुस्तकों का विशेष महत्व होता है। जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधती है, ये व्याकरण पर ही आधारित होती है। तो भाषा के बारे में ये केवल व्याकरण जानना है नहीं, सीखने सिखाने में पाठ्य पुस्तकों का विशेष महत्व होता है। भाषा जो आप सीखते हो उसमें पाठ्य पुस्तक का महत्व, एक मिनट, उसमें पाठ्य पुस्तकों का विशेष महत्व होता है, ये भी जो है ऑप्शन राइट नहीं होगा। जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधती है, ठीक है, ये आपका राइट हो जाएगा कि भाषा क्या करती है। भाषा में तो आप बहुत सारी चीज़ें, सब कुछ इंक्लूड होता है, व्याकरण भी होता है, पाठ्य पुस्तक भी होता है और विभिन्न, लेकिन इसमें जो ये सबसे जो राइट हो जाएगा कि जीवन जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधती है, ठीक है। भाषा क्या है? जिसके द्वारा आप बहुत सारी चीज़ें जो है उसमें इंक्लूड होती हैं, सारी चीज़ें, आपके आसपास का वातावरण क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है, जैसी भी स्थिति है परिस्थिति है वो सब इसमें इंक्लूड होता है, इसलिए थर्ड जो है राइट हो जाएगा। व्याकरण पर ही आधारित होती है ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, तो ये थर्ड नंबर का ऑप्शन जो है 3 राइट हो जाएगा। 4 क्वेश्चन देखिए, भाषा प्रयोग की कुशलता संभव है केवल भाषा सुनने से है, केवल साहित्य पढ़ने से है, भाषा की पाठ्य पुस्तक पढ़ने से है, अधिक से अधिक भाषा प्रयोग करने से है। देखिए भाषा प्रयोग की कुशलता कैसे होगा, केवल शब्द तो पहले ही काट दीजिए, निगेटिव होता है ये, केवल जो होता है उसको तो आप पहले ही कट कर दीजिए। भाषा की पाठ्य पुस्तक पढ़ने से नहीं, भाषा प्रयोग की कुशलता तब होगी जब आप उस भाषा को अधिक से अधिक प्रयोग करेंगे। कोई चीज़ आप जब प्रयोग करते हैं उसको, तभी तो आप उसको अच्छे से सीखते हैं, ज़्यादा अच्छे से, क्योंकि उसको आप अनुभव करके सीखते हैं, उसको फील करके सीखते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो 4 नंबर हो जाएगा कि भाषा प्रयोग की कुशलता जो है वो अधिक से अधिक भाषा प्रयोग से होती है। 5 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, भाषा शिक्षक का दायित्व है कि वह, भाषा शिक्षक का क्या दायित्व है? सभी बच्चों को समान रूप से गृह कार्य दें, सभी बच्चों में भाषा प्रयोग की एक समान कुशलता विकसित करें, सभी बच्चों से समान रूप से प्रश्न पूछें, सभी बच्चों की सहज भाषाई क्षमता को पहचानें। तो ये जो 5th क्वेश्चन है, भाषा शिक्षक का दायित्व, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ये हो जाएगा कि सभी बच्चों में भाषा प्रयोग की एक समान कुशलता विकसित करें, ठीक है। शिक्षक का क्या कर्तव्य होता है कि सभी बच्चों को एक नज़रिए से देखे, ठीक है, और मतलब उनमें मतभेद न करे, भेदभाव बिल्कुल भी न करे, मेरा कहने का ये तात्पर्य है। और जो बच्चा जिस तरह का है उसको उस तरह से समझने का प्रयास करे। भाषा शिक्षक का क्या दायित्व है कि वो भाषा प्रयोग की एक समान कुशलता विकसित करे, सबको कुशल बनाए वो,
ठीक है, सारे बच्चों को वो भाषा में कुशल बनाए, किसी एक के प्रति ऐसा नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड नंबर। सभी बच्चों के समान रूप से प्रश्न पूछे, प्रश्न से कहाँ जो है सही, ये सही नहीं है, और ये भी नहीं होगा, फर्स्ट भी नहीं होगा, इसका राइट आंसर सेकेंड नंबर हो जाएगा। विद्यालय आने से पूर्व बच्चे, विद्यालय आने से पूर्व बच्चे में क्या होता है? सभी भाषाओं में पूर्ण दक्षता रखते हैं, भाषा के व्याकरण की सचेत समझ रखते हैं, भाषा का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं रखते, अपनी भाषा में समझने समझाने की कुशलता से लैस होते हैं। लैस का अर्थ क्या हो गया? लैस का मतलब युक्त होते हैं। ठीक, तो विद्यालय आने से पूर्व बच्चे जो है पूर्णतः दक्ष नहीं होते हैं, क्योंकि उनको स्कूल में भी तो बहुत कुछ सिखाया जाता है ना, घर से वो जो है अर्जन करके आते हैं, अपने आसपास वातावरण आस पड़ोस से सीख कर आते हैं। ठीक है, और जब स्कूल में आते हैं तो अधिगम करते हैं। तो इसमें जो राइट होगा, और ये सेकंड देखिए, व्याकरण की सचेत समझ नहीं, भाषा का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता, ऐसा भी नहीं है कि उनको बिल्कुल ज्ञान नहीं होता है। ठीक है, उनको काफ़ी कुछ ज्ञान हुआ होता है, घर परिवार से उनको मिला हुआ होता है, लेकिन अपनी भाषा में समझने समझाने की कुशलता से युक्त होते हैं। बच्चे जो है वो अपने घर से जब स्कूल में आते हैं, विद्यालय में, तो वो अपनी बातों को टीचर के सामने रखने में सक्षम होते हैं। ठीक है, वो इतना मतलब उनको ज्ञान होता है कि वो अपनी बातें अपनी भाषा में, ठीक है, उनकी जो भी भाषा है उसमें समझने समझाने की कुशलता से युक्त होते हैं। वो राइट आंसर 4 नंबर। इसके बाद 7 क्वेश्चन देखेंगे। परस्पर बातचीत मुख्यतः क्या होती है? सुनने और बोलने के कौशलों के विकास में सहायक है, पढ़ने लिखने में सहायक है, समय की बर्बादी है, अनुशासनहीनता को उत्पन्न करती है। तो परस्पर बातचीत अनुशासनहीनता उत्पन्न नहीं, ऐसा थोड़ी है, बातचीत से तो बच्चा अच्छा बनता है। और समय की बर्बादी बिल्कुल नहीं, पढ़ने लिखने में सहायक है, हाँ है, सुनने और बोलने के कौशलों के विकास में सहायक है। तो परस्पर बातचीत में पढ़ना लिखना ठीक है, लेकिन लिखते हैं तो कहाँ बातचीत करते हैं, तो इसमें इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा वो हो गया, तो गड़बड़ हो जाएगा। इसमें देखिए, सुनने और बोलने, बातचीत में क्या होता है, सुबोपली जब आप पढ़ते हो तो सुनना और बोलना ये क्या है? ये अभिव्यक्ति का एक माध्यम है ना, तो सुनने और बोलने के कौशलों के विकास में सहायक है। ये राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर। भाषा एक औजार है जिसका उपयोग करते हैं, कैसे करते हैं? जीवन जगत को प्रस्तुत करने के लिए, जिंदगी को समझने के लिए, जिंदगी से जुड़ने के लिए, उपरोक्त सभी। जो 8 क्वेश्चन है, इसमें भाषा एक औजार है जिसका उपयोग हम जीवन जगत को प्रस्तुत करने के लिए करते हैं। ठीक है, देखिए इसके अंदर ही सारा आ जाएगा, समझने और ज़िंदगी से जुड़ने के लिए। तो जब जीवन जगत को प्रस्तुत किया जाएगा तो उसके उसके अंदर ये दोनों इंक्लूड हो जाएंगे, तो ये फर्स्ट जो है ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद 9 क्वेश्चन देखेंगे। भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सिखाने पर बल देती है? ऐसी कौन सी भाषा है, भाषा शिक्षण की ऐसी कौन सी विधि है जो मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना, मतलब मातृभाषा का बिना यूज किए दूसरी भाषा को सिखाने पर बल देती है? द्विभाषी विधि है, अनुवाद विधि है, व्याकरण एवं अनुवाद विधि है, या फिर प्रत्यक्ष विधि है? तो 9 क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। इसमें ये जो प्रत्यक्ष विधि है भाषा शिक्षण के में, कौन सी विधि मातृभाषा को ये बिना जो है मातृभाषा को यूज किए दूसरी भाषा को सिखाने पर बल देती है? कौन सी विधि? प्रत्यक्ष विधि। तो इसमें जो है
राइट आंसर हो जाएगा आपका 4 नंबर। 10 क्वेश्चन, आगमन विधि में हम बढ़ते हैं। आगमन विधि देखिए, दो दो विधियां दो होती हैं। एक आगमन हो गया फर्स्ट नंबर, दूसरी होती है निगमन। आगमन में क्या होता है, पहले उदाहरण आता है, ठीक, उदाहरण आता है, इसके बाद क्या होता है, नियम आता है, ठीक। पहले बच्चों को उदाहरण देकर समझाया जाता है, फिर नियम के द्वारा समझाया जाता है। लेकिन ये जो निगमन है, निगमन में क्या होता है, पहले नियम बाद में उदाहरण। देखिए इसका ट्रिक बताती हूँ आपको। ट्रिक कैसा है, नी है ना यहाँ पर, तो निगमन से नियम से स्टार्ट हुआ, इसका उल्टा कर देंगे तो उदाहरण हो जाएगा, ठीक। एक को याद कर लीजिए, समझ लीजिए, दूसरा आपको अपने आप याद आ जाएगा, समझ में आ जाएगा, एग्जाम में आप आराम से कर लोगे। तो देखिए आगमन विधि में हम बढ़ते हैं, कैसे बढ़ते हैं आगमन विधि में, उदाहरण से नियम की ओर, तो चौथा नंबर राइट हो जाएगा। नियम से उदाहरण ये निगमन होता है, व्याकरण से भाषा की ओर ये नहीं होगा, भाषा से व्याकरण की ओर ये भी नहीं होगा, ये तीनों नहीं होंगे, राइट 4 नंबर हो जाएगा। 11 क्वेश्चन देखिए, व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। व्याकरण शिक्षण के लिए समय सारणी से में अलग से काव्यांशों की व्यवस्था होनी चाहिए। भाषा प्रयोग की अपेक्षा भाषा नियमों को ही महत्व देना चाहिए। बच्चे परिवेश में उपलब्ध भाषिक प्रयोग के आधार पर स्वयं भाषा के नियम बनाने की क्षमता रखते हैं। व्याकरण शिक्षण अत्यंत आवश्यक है। तो व्याकरण शिक्षण के बारे में इसमें क्या होगा, व्याकरण शिक्षण के लिए समय सारणी में अलग से काव्यांश नहीं, ये रॉन्ग है, ये नहीं होगा फर्स्ट वाला। भाषा प्रयोग की अपेक्षा भाषा नियमों को ही महत्व देना चाहिए। व्याकरण शिक्षण में के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, इसमें मतलब भाषा प्रयोग की अपेक्षा भाषा नियम ही बता देंगे, प्रयोग नहीं कर पाएंगे तो कैसे सीखेगा बच्चा, तो ये तो राइट रॉन्ग हो जाएगा। बच्चे परिवेश में उपलब्ध भाषिक प्रयोगों, देखिए क्या कर रहा है वो, प्रयोग के आधार पर, ठीक है। चीज़ों को जब आप करके सीखते हो तो उसमें जल्दी सीखते हो और अच्छे से सीखते हो, ठीक। क्रियाकलाप के द्वारा सीखते हो, खेल खेल से सीखते हो, ये सब आपकी क्या हैं, ये सब जो शिक्षण विधियां हैं ये हैं, ये आपकी मोस्ट पावरफुल होती हैं, जिसके द्वारा बच्चा जो है अच्छे से सीख सकता है और जल्दी सीख सकता है। तो प्रयोग के आधार पर स्वयं भाषा के नियम बनाने की क्षमता रखते हैं, ठीक है। तो ये बात सही है और ये जो है राइट हो जाएगा 3rd नंबर। व्याकरण शिक्षण अत्यंत आवश्यक है, हाँ है, लेकिन इसमें सबसे जो राइट आंसर हो जाएगा वो 3rd नंबर हो जाएगा। व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि में क्या है, देखिए कई बार क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, कई तरह से आए हैं। व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि में नियम से उदाहरण की ओर, तो आगमन विधि में नियम से उदाहरण ये तो निगमन होता है, और उदाहरण से नियम की ओर ये होता है आगमन। सूत्र कंठस्थ नहीं, रट्टा मारना नहीं, पूर्ण पाठ्य पुस्तक का प्रयोग करते ये भी नहीं होगा। आगमन विधि में उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं, ठीक, तो 2nd राइट हो जाएगा। उसने पढ़ा, उसने खाया और उसने चीखा जैसे भाषा प्रयोग दर्शाते हैं, कैसे दर्शाते हैं, नियम का उल्लंघन करते हैं, संदर्भ की समझ ना होना, नियम कंठस्थ ना होना, नियमों का अति सामान्यकरण, ठीक है, सामान्य रूप से नियमों को का प्रयोग करके दिखाना, ठीक, ये होगा इसमें। तो नियमों का अति सामान्यकरण ये आपका राइट हो जाएगा 4 नंबर।
14 क्वेश्चन देखेंगे। मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करना, ये क्या सिखाता है? मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है, केवल गद्य पाठों के अभ्यासों का हिस्सा है, व्याकरण का प्रमुख हिस्सा है, हिंदी भाषा शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो मुहावरे और जो लोकोक्तियां होती हैं, ये जो है भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाती हैं। ठीक है, भाषा के अभिव्यक्ति को प्रभावी, केवल गद्य, केवल तो पहले निगेटिव, तो आपको इसको काट ही देना चाहिए। व्याकरण का नहीं, व्याकरण का प्रमुख हिस्सा नहीं है, हिंदी भाषा शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है, नहीं। ये क्या करती हैं? भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाती हैं। फर्स्ट राइट हो जाएगा। भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है? मातृभाषा का निरर्थक हस्तक्षेप होता है, भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है, अतिरिक्त शिक्षण सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं है, भाषा की विविध संरचनाओं के लेखन हेतु अभ्यास पर। तो 15 क्वेश्चन में इसमें बताया था ना कि मातृभाषा का प्रयोग किए बिना किस विधि का, इसके पहले क्वेश्चन देखा था तो वो प्रत्यक्ष विधि में आई थी। तो प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है कि भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है। ठीक, क्या स्वाभाविक स्थिति बन जाए, जैसे देखिए बच्चा जो है देख देख के मम्मी किस तरह बोल रही है, पापा किस तरह, घर में आसपास के लोग, बच्चा पहले से ही थोड़ी ना कुछ सीख के आता है पेट से, वो तो अपने आसपास के लोगों से थोड़ा थोड़ा सीखता है ना, धीरे धीरे सीखना स्टार्ट कर देता है जन्म के बाद से। जब वो लोगों को देखता है तो उसका अनुकरण करके, अनुकरण के द्वारा बच्चा सीखता है। तो भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है इसमें। सेकंड राइट हो जाएगा 15 क्वेश्चन में। अतिरिक्त शिक्षण सामग्री कोई आवश्यकता नहीं, ये नहीं होगा। भाषा की विविध संरचनाओं के लेखन हेतु अभ्यास पर नहीं। राइट आंसर सेकंड नंबर, ये फर्स्ट वाला भी नहीं होगा। 16 क्वेश्चन देखेंगे। सांस्कृतिक पर्वों के दौरान कक्षा में लोकगीतों की प्रस्तुति का आयोजन करने का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? बच्चों की सांस्कृतिक जानकारी को बढ़ाना, बच्चों की गायन क्षमता का विकास करना, स्थानीय अनुभवों की परख करना, बाहरी अनुभवों को कक्षा के अनुभव से जोड़ना। तो देखिए ये जो 16 क्वेश्चन है इसमें क्या हो जाएगा कि इसमें कह क्या रहे हैं कि सांस्कृतिक पर्वों, सांस्कृतिक पर्व जो होते हैं, त्योहार जो हैं, उनके दौरान कक्षा में लोकगीत प्रस्तुत करवाया जा रहा है। तो इससे क्या होगा? बच्चों को सांस्कृतिक जानकारी को बढ़ाना। ठीक है, अगर हम उनको ऐसे अपने मुंह से या फिर लिखित भाषा में सिखाएंगे तो उतना समझ में उनको नहीं आएगा, लेकिन अगर हम उनको वो चीज़ें प्रस्तुत करवा कर उनको सिखाना चाहेंगे तो वो उनको कंठस्थ हो जाएंगी अच्छे से। उसके बारे में जब हम नाटक के द्वारा या फिर लोकगीत प्रस्तुत करवा कर जब उनको सिखाना चाहेंगे तो इसमें जो है वो देखते हैं चीज़ों को, ठीक, फील करते हैं, अनुभव करते हैं, तो उससे क्या होगा, उससे उनको उसके बारे में ज़्यादा जल्दी पता चलेगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा फर्स्ट नंबर। गायन क्षमता का विकास करना, अनुभवों की परख, अनुभव को कक्षा के अनुभवों से जोड़ना, बाहरी अनुभवों को नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर। इसके बाद 17 क्वेश्चन देखेंगे। दो भाषा बोलने वाले बच्चे न केवल अन्य भाषाओं का अच्छा नियंत्रण रखते हैं बल्कि शैक्षिक स्तर पर वे अधिक बुद्धिमान होते हैं, अधिक परिश्रमी होते हैं, अधिक अंक प्राप्त करते हैं, अधिक रचनात्मक होते हैं। तो इसका तो आंसर आपको पता ही चल गया होगा कि जब बच्चा दो भाषा बोलता है तो वो बच्चा क्या होता है, केवल अन्य भाषाओं पर अच्छा नियंत्रण रखते हैं नहीं, बल्कि शैक्षिक स्तर पर वे जो है अधिक रचनात्मक होते हैं। ठीक, अंक प्राप्त करने के लिए थोड़ी ना जो है उनमें सीखते हैं, वो परिश्रमी
बुद्धिमान, ये सब नहीं होगा इसमें। राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर, अधिक रचनात्मक होते हैं। ठीक, इसके बाद देखेंगे 18 क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर पर बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में, जिसमें बहुत सी सांस्कृतिक क्षेत्रों से बच्चे हैं, ठीक है, मतलब अलग अलग कल्चर के बारे में जानते हैं। कक्षा में बच्चे लक्ष्य भाषा के परिवेश से भाषा अर्जित करते हुए लक्ष्य भाषा की अपनी भाषा से तुलना करते हैं। धीमे धीमे भाषा के रचनात्मक प्रयोग का अभ्यास करने लगते हैं। उन्हें शुद्ध अशुद्ध रूप से पहचानते हैं। व्याकरणिक नियमों की शुद्धता को परखते हैं। तो प्राथमिक स्तर पर जो बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा है, उसमें बच्चे जो है लक्ष्य भाषा, जिस भाषा को लक्ष्य करके पढ़ाया जाता है, लक्ष्य भाषा के परिवेश में भाषा अर्जित करते हुए बच्चे क्या करते हैं, धीमे धीमे भाषा के रचनात्मक प्रयोग का अभ्यास करने लगते हैं। ठीक, जब वो अभ्यास करने लगेंगे तो वो क्या करेंगे, उनमें रचनात्मकता आएगी। नई नई चीज़ों को का वो आकलन करके खुद से सीखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, बातचीत के द्वारा, अभिव्यक्ति के द्वारा वो अपना विकास करेंगे। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। इसके बाद 19 क्वेश्चन देखेंगे। बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली भाषाई कक्षाओं में भाषा शिक्षण के लिए अत्यावश्यक है। क्या बहुत ज़्यादा आवश्यक है? देखिए, अत्यावश्यक पूछा है इसमें, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन को। इसको अंडरलाइन कर लिया करिए। परस्पर बातचीत के लिए अनेक अवसरों का निर्माण, विद्यार्थियों को श्रवण व लेखन कौशल के अधिकाधिक अवसर देना, विद्यार्थियों को भाषण व लेखन के अधिकाधिक अवसर देना, यह लक्ष्य भाषा के विभिन्न भाषिक तत्वों का अधिकाधिक अभ्यास। बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली भाषाई कक्षाओं में भाषा शिक्षण के लिए सबसे जो आवश्यक है वो है परस्पर बातचीत के लिए अनेक अवसर का निर्माण करना। ठीक, उनको बातचीत करने के अवसर दिए जाएं। बातचीत से क्या होगा, उनकी जो शिक्षण उनका जो शिक्षण चल रहा है वो प्रभावी बनेगा, पहली बात तो। और बातचीत से क्या होगा, उनको जब बातचीत का अवसर दिया जाएगा तो वो परस्पर अपनी अपनी अभिव्यक्तियां करने में समर्थ हो पाएंगे। तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। 20 क्वेश्चन देखेंगे। सुहेल की मातृभाषा भोजपुरी है। ठीक, एक बच्चा है सुहेल, उसकी मातृभाषा भोजपुरी है। वह हिंदी वाक्य लिखते समय अक्सर ने का सही प्रयोग नहीं करता। इसका संभावित कारण क्या है? सुहेल हिंदी भाषा नहीं जानता है, वह लापरवाह है, वह ध्यान से नहीं लिखता, यह अपनी मातृभाषा यह उसकी मातृभाषा का प्रभाव है, जहाँ बोलते समय अक्सर आवश्यक स्थितियों में ने का प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है, तो भोजपुरी उसकी मातृभाषा है। ठीक, और वो हिंदी भाषा जब लिखता है तो क्या करता है, ने का सही प्रयोग नहीं करता, वो कहीं भी ने लगा देता है। तो इसका कारण क्या होना चाहिए? इसका कारण यह है कि वह उसकी मातृभाषा का प्रभाव है। ठीक है, जब बच्चा घर पर अर्जित करके चीज़ें आता है तो वो इतनी छोटी छोटी चीज़ों को, मतलब होती तो वो बड़ी हैं लेकिन वो इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पाता है। ठीक है, धीरे धीरे मतलब सीखते सीखते जब वो भाषा का और व्याकरण का नियमों का जब उसको स्कूल में अधिगम हो जाता है, तब वो धीरे धीरे भले चीज़ों को सीख जाता है, लेकिन स्टार्टिंग में क्या होता है, उसकी मातृभाषा का ऐसा प्रभाव होता है कि वो जहाँ बोलते समय अक्सर आवश्यक स्थितियों में ने का प्रयोग नहीं किया जाता, वो ऐसा नहीं समझ पाता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। इसके बाद ये 21 क्वेश्चन। भाषाई विविधता क्या है? भाषा में विविधता क्या है? भारतीय कथाओं का सत्य है,
भाषा की कक्षा में एक संसाधन है। बहुभाषिक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास की ओर संकेत करती है। उपरोक्त तो सभी। तो भाषाई विविधता क्या है? भाषा में विविधता, ये इसमें जो है भारतीय कथाओं का सत्य है, सही बात है। भाषा की कक्षा में एक संसाधन है, बिल्कुल है। भाषा की कक्षा में भाषाई विविधता, जब अनेक भाषाएं बोली जाएंगी तो जो संसाधन के रूप में उपयुक्त किया जाता है, तो सही बात है। बहुभाषिक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास की ओर संकेत करती, ये भी राइट है। इसमें तीनों राइट है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर। उपरोक्त सभी। 22 क्वेश्चन देखेंगे। किसी भाषा कक्षा के संदर्भ में कहानी कथन की आवश्यकता कौन सा तर्क उचित नहीं है? सभी बच्चों को भाषा, देखिए इसमें निगेटिव है, हाँ? आंसर निगेटिव ढूंढने का प्रयास करेंगे, नहीं अंडरलाइन कर लिया करिए या फिर राउंड कर लिया करिए। एग्जाम में भी ऐसा किया करिए, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे रॉन्ग हो जाते हैं। तो सभी बच्चों को भाषा सुनने का परिवेश मिलता है। सभी बच्चों को की क्षमता को ध्यान में रखते हुए यह उचित नहीं है। शब्दों को बच्चों को शब्द भंडार के विषय विकास के अवसर प्राप्त होते हैं। सभी बच्चों की क्षमता अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है। तो ये जो 22 क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा कि किसी भाषा की कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित नहीं है? तो इसका सही और राइट आंसर हो जाएगा निगेटिव ढूंढो। नहीं मिल रहा है ना, तो देखिए इसमें है ना, नहीं। सभी बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए यह उचित नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक। उचित होना चाहिए। अगर हमारा ये पॉजिटिव क्वेश्चन होता तो हम आंसर भी पॉजिटिव करते, बट इसमें निगेटिव है तो हम भी निगेटिव लगाएंगे, ठीक। तो सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें निगेटिव की बात की गई है। बच्चों को शब्द भंडार के विकास के अवसर प्राप्त होते हैं। हाँ, सभी बच्चों को भाषा सुनने का परिवेश मिलता है, सही बात है। भाषा अगर कहानी कथन की आवश्यकता में अगर तर्क उचित होता तब ये सब ऑप्शन सही होते, लेकिन तर्क उचित नहीं है तो इसमें निगेटिव पूछा है, तो निगेटिव राइट हो जाएगा, सेकेंड नंबर। इसके बाद देखिए 23 क्वेश्चन। लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से क्या होता है? केवल पठन कौशल का अभ्यास होता है, बच्चे ज़्यादा गलतियां ढूंढना सीख जाते हैं, बच्चे को दूसरों के हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है, बच्चे दूसरों के विचारों से परिचित होते हैं। देखो 23 क्वेश्चन है। इसमें आप जब देखोगे तो इसमें देखिए पहले तो केवल वाला आप कट कर दो। केवल पठन कौशल का अभ्यास होता है, नहीं। लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से, ये रॉन्ग हो गया। बच्चे ज़्यादा गलतियाँ ढूंढना सीख जाते हैं, नहीं, ऐसा थोड़ी ना है। बच्चे को दूसरे के हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है, ठीक। अवलोकन करता है बच्चा, जितनी कॉपियाँ चेक करेगा वो उतनी चीज़ें उसको मिलेगी, ठीक है। उतनी सोच उसको मिलेगी, किस लोग जो है किस तरह से किस तरह से लोग सोच सकते हैं, ठीक। ये हो जाएगा सबसे राइट आंसर। सबसे बढ़िया क्वेश्चन देखिए कि बच्चों की सहायता लेने से उनमें जो है हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने, मतलब जैसे लोग लिखते हैं उनकी लिखावट पर वो ध्यान देगा कि कैसे बच्चे लिख रहे हैं, अच्छे बुरे की समझ होगी उनमें, ठीक। अवलोकन करेंगे, अवलोकन क्षमता का विकास होगा, तो ये आपका राइट हो जाएगा। बच्चे दूसरों के विचारों से परिचित होंगे, ठीक है, लेकिन इसमें जो सबसे राइट हो जाएगा वो 3rd नंबर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। गद्य पाठों के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, क्या नहीं? निगेटिव देखो, पहले तो निगेटिव नहीं का प्रयोग किया जाए। समृद्ध भाषा प्रयोग के उदाहरण प्रस्तुत करना, समस्त गद्य विधाओं का पूर्ण ज्ञान देना, भाषा संरचना की समझ बढ़ाना,
विभिन्न प्रकार की भाषित प्रयुक्तियों का परिचय देना। तो देखिए इसमें क्या है कि गद्य, जो गद्य का पाठ है उसमें शिक्षण का उद्देश्य क्या नहीं होना चाहिए। तो इसमें जो है समृद्ध भाषा प्रयोग के उदाहरण प्रस्तुत करेंगे तो इससे तो बच्चा सीखेगा ही, ये तो राइट हो गया। भाषा संरचना की समझ को बढ़ाना, ये तो सही बात है। और विभिन्न प्रकार के भाषिक प्रयुक्तियों का परिचय देना, ये भी सही है। लेकिन इसमें जो गद्य, समस्त गद्य विधाओं का पूर्ण ज्ञान, कैसे पूर्ण ज्ञान आप दे सकते हो? तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर, ये नहीं होना चाहिए। मतलब निगेटिव पूछ रहा है तो ये आपका निगेटिव हो जाएगा। ठीक है। ग्रहणात्मक कौशल में शामिल है, क्या शामिल है ग्रहणात्मक में? जिससे ग्रहण किया जाता है। सुनना और बोलना, बोलने से तो अभिव्यक्ति होती है, तो ये कैसे ग्रहणात्मक हो जाएगा? बोलना और लिखना, मान लो लिखना ठीक, लेकिन बोलने से, सुनना और पढ़ना, पढ़ना और लिखना ग्रहणात्मक। देखिए सुनना और पढ़ना, सुन रहे हो ठीक, कोई सामने से बोल रहा है, आप उसको सुन रहे हो, तो ग्रहण कर रहे हो तभी तो सुन रहे हो ना। और पढ़ रहे हो तो भी ग्रहण कर रहे हो। आप बुक पढ़ रहे हो, कहानी पढ़ रहे हो, उसको समझ रहे हो, उसको ग्रहण कर रहे हो, फील कर रहे हो ना, तो ये आपको ग्रहणात्मक में आ जाएगा। लेकिन पढ़ना और लिखना ये नहीं आएगा आपका। तो फर्स्ट रॉन्ग, सेकंड रॉन्ग और फोर्थ रॉन्ग। राइट कौन सा है? थर्ड नंबर राइट हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर सुनना बोलना कौशल के विकास में कौन सी विधियां अधिक सहायक हैं? तो कहानी कथन और श्रुतलेख, सुनने और बोलने में ठीक, कविता पाठ और भाषा प्रयोगशाला, भूमिका निर्वाह और समाचार और वाचन, भूमिका निर्वाह और बातचीत करना। तो 26 क्वेश्चन जो है इसमें जो हो जाएगा, सुनना और बोलना, सुन भी रहे हो, किसी को सुन रहे हो और बोल रहे हो, तो इसमें क्या होगा? भूमिका निर्वाह और बातचीत। इसमें जो सबसे राइट आंसर हो जाएगा, भूमिका निर्वाह और बातचीत करना। अब बातचीत करते हो तो सामने वाले को सुनते हो, और खुद जब बोलते हो तो सुनना और बोलना इसमें दोनों आ जा रहा है। रोल प्ले, समाचार वाचन, ये तो आप खुद ही जो है बोल रहे हो ना, ये नहीं होगा। कविता पाठ करना, भाषा प्रयोगशाला नहीं, इसमें आप खुद इनरोल हो, सामने वाला नहीं। सुनकर लिखना नहीं, कहानी कथन नहीं, इन सब में आप खुद इन्वॉल्व हो अकेले। और इसमें क्या है, सुनना और बोलने में दोनों की का जो है, इसमें दोनों इन्वॉल्व हैं, तो इसलिए 4 नंबर राइट हो जाएगा। मौन पठन में मुख्यतः क्या होता है? शब्द भंडार विकसित किया जाता है, मन ही मन बुदबुदाते हुए पढ़ा जाता है, गहन अर्थ को आस्वाद करने का प्रयास किया जाता है, तेज गति में पाठ को पढ़ा जाता है। तो मौन पाठ, शब्द भंडार नहीं, ये नहीं होगा। शब्द भंडार थोड़ी ना मौन पाठ में विकसित किया जाता है। मन ही मन बुदबुदाते हुए नहीं, गहन अर्थ को आत्मसात करना, कहते हैं ना चुपचाप पढ़ने से ज़्यादा चीज़ें याद होती हैं और हम जल्दी ज़्यादा पढ़ पाते हैं। ठीक, मनोविज्ञान में ऐसा बोला गया है कि जब आप मन में पढ़ते हो तो क्या होता है, सबकी बात नहीं कर रहे हैं, अलग अलग लोगों की अलग अलग विचारधाराएं होती हैं। किसी को तेज बोलकर समझ में आता है, किसी को मन में पढ़ना, लेकिन जब आप मन में पढ़ते हो तब ज़्यादा वर्ड्स, ज़्यादा जो है कवर कर पाते हो बोलने की अपेक्षा। तो इसमें क्या होता है, गहन अर्थ को आत्मसात करने का प्रयास किया जाता है। ये राइट हो जाएगा थर्ड नंबर। ये फोर्थ रॉन्ग है, तेज गति में पाठ को पढ़ा जाता है, नहीं ये नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर। इसके बाद देखिए 28, एकांकी पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? बच्चों से अलग अलग पात्रों के संवाद पढ़वाए जाएं और फिर एकांकी का मंचन हो। एकांकी को बच्चे घर से पढ़कर आएं और कक्षा में शिक्षक सवाल पूछें। शिक्षक स्वयं पढ़ते हुए सवाल पूछते जाएं, शिक्षक स्वयं पढ़े और बच्चे सुने। तो एकांकी पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है
कि बच्चों से अलग अलग पात्रों के संवाद पढ़वाए जाएं और फिर एकांकी का मंचन हो। ठीक, मतलब पढ़वाए मतलब मंचन होगा तो अलग अलग बच्चे ही पढ़ेंगे ना, उसमें एक ही बच्चा थोड़ी ना सब कुछ पढ़ेगा। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ये फर्स्ट नंबर। करके सीख रहे हैं तो जल्दी समझ में आएगा। ठीक, सृजनात्मकता का विकास होगा। इसका राइट आंसर फर्स्ट नंबर हो जाएगा। भाषा के आधारभूत कौशल एक क्रम में सीखे जाते हैं, अंतः संबंधित हैं। विद्यालय में ही सीखे जाते हैं, अंतः संबंधित नहीं होते हैं। तो 29 में जो पहला निगेटिव वो तो कट कर दो। भाषा के आधार पर ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि स्कूल में ही सीखे जाएं, एक क्रम में नहीं, अंतः संबंधित है। ठीक, अंतः संबंधित है। भाषा के आधारभूत कौशल क्या है? अंतः संबंधित है। राइट आंसर सेकेंड नंबर हो जाएगा। मौन पठन का मुख्य उद्देश्य सतही ढंग से पाठ खत्म करना, गहन अर्थ ग्रहण करना, बिना बोले पढ़ने की कुशलता का विकास, शांति के साथ पढ़ना। शांति के साथ पढ़ना ये इसका सही तरीका नहीं है। बिना बोले पढ़ने की कुशलता का विकास करना मुख्य उद्देश्य से पूछा है ना, तो गहन अर्थ ग्रहण करना। ठीक है, उसकी गहराई में जाकर उसको समझना, उसकी अर्थ को समझना, पकड़ना, ये हो जाएगा सेकंड नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, 30 में आपका सेकंड नंबर राइट हो जाएगा। तो ये रहे आपके 30 क्वेश्चंस। हिंदी का जो प्रैक्टिस सेट 2 था उसका 30 क्वेश्चन समाप्त होता है। और आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट आगे पढ़ाया जाएगा इसके बाद का, और भी नए नए क्वेश्चंस लेकर आएंगे। तो आप वैदिक गुरु चैनल पर बने रहिएगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। आपको सारे कंटेंट प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, और एग्ज़ाम तक आपको 30 आउट ऑफ 30 मतलब वैसे तो लाना है, लेकिन 30 में से 25 नंबर तो आपको लाना ही लाना है, कैसे भी करके, इसमें भी और संस्कृत में भी। ठीक है, 30 में 25 का टारगेट रख के अभी से चलिएगा कि हमको इतने मार्क्स पाने। अभी देखिए आपका जो नेक्स्ट सुपर टेट होगा उसमें इसके भी मार्क्स इंक्लूड होंगे। तो जिसका परसेंट अच्छा नहीं है, ठीक है, परसेंटाइल स्टार्टिंग से जो आपका 10-12 का जो भी बनता है, गुणांक अच्छा नहीं बन रहा है, तो वो इसमें स्कोर करके आपका सीटेट या फिर टीईटी जो आएगा उसमें स्कोर करके आपका सिलेक्शन के चांसेस जो है बढ़ जाएंगे। तो इसके लिए आपको पढ़ना ज़रूरी है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स 90 नंबर पा के जो है पास मार्किंग पा के आप प्रवीण नहीं हो पाओगे। ठीक है, तो इसलिए आपको पहले से टारगेट रख के एक एक सब्जेक्ट जो है एकदम कवर करके मजबूत करके चलना है, और प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना ही करना है। ठीक है, तो ये आपको ये टारगेट रखना ही रखना है, और बिल्कुल प्रैक्टिस करते रहिए। एग्ज़ाम आने के बाद तुरंत आप जो है उसमें इन्वॉल्व होके पढ़ो, आपको टाइम ही नहीं मिलता। फिर उसके बाद से क्या क्या पढ़ोगे आप, इतने सारे सब्जेक्ट हैं, कितना कर लोगे। तो अभी से आप स्टार्ट कर लोगे तो अभी जब एग्ज़ाम आएगा तो उसको पढ़ने मतलब उसको करने में आसानी हो जाएगी। और इसके साथ ही साथ आपका सुपर टेट जो है उसके लिए भी आप प्रिपेयर होते रहोगे। ठीक है, तो वैदिक गुरु चैनल पर बने रहिएगा। चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। ठीक है, जो भी आपके दोस्त हैं उनको शेयर करिएगा, और निश्चिंत होकर पढ़ाई करिए। आपको यहाँ पर सब कुछ मिलेगा। और हाँ, हमारा टेलीग्राम चैनल है, उससे जुड़ जाइएगा, वहाँ भी आपको चीज़ें मिलती रहती हैं। ठीक है, नए नए अपडेट्स मिलते रहते हैं। तो जो भी वीडियोस हैं, आपको अगर कोई वीडियो डाला जाता है तो आपको वहाँ से पता चल जाएगा।
तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा और टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करिएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।